हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला फाउंडेशन के हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक 30 मिनट का छोटा सा एपिसोड, जिसके अंदर हम सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करवाएंगे, साथ ही साथ सारे फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैपिंग और रिविजन की वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है कि भैया चार्ज को और उसके इफेक्ट को पढ़ना। अब ये चार्ज क्या होता है आगे जाके हम लोग देखेंगे ही, है ना। लेकिन इसी के साथ हम लोग पहले ये समझ लें कि दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा चर्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी के है इस चैप्टर के अंदर, स्टैटिक की चर्चा इस चैप्टर में नहीं है। 12th में जाकर के जरूर आपको मिलेगी। स्टैटिक का मतलब होता है रुका होना। तो जब चार्ज रुका होता है तब के इफेक्ट्स की स्टडी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जब चार्ज चलना चालू होता है तो करंट बनता है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, और उसकी स्टडी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि चार्ज क्या चीज होती है। तो चार्ज होता है यार एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल के साथ एसोसिएटेड है, मैटर के साथ एसोसिएटेड ऐसी क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को दिखाती है या मैग्नेटिक इफेक्ट को दिखाती है। इसी के साथ ऐसा यूनिट अगर हम इसकी देखें तो कूलाम्ब है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी जो कि चार्ज के साथ एसोसिएटेड होती है। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी बॉडी में आपको अगर चार्ज पता करना हो कितना है, तो कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके नंबर को हर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसा कर दोगे तो टोटल चार्ज निकल करके आ जाएगा, जितना भी एक्सेस चार्ज उस बॉडी के ऊपर है। कुछ नहीं करना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है उनके चार्जेस के साथ। यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि -1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 होता है, वो आपने यहां पर रखना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपको नेट चार्ज किसी बॉडी का मिल जाएगा। इसके साथ ही हम समझते हैं कि चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, सीधा रख करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट अरिथमेटिकली कर देना है। आपका आंसर टोटल चार्ज के फॉर्म में निकल के आ सकता है। स्मॉलर यूनिट्स इसके कुछ हैं, जैसे माइक्रो कूलम, मिली कूलम, मेगा कूलम। मेगा कूलम कम यूज होता है, 10 की पावर +6 होता है, बहुत ज्यादा चार्ज है। लेकिन माइक्रो और मिली काफी ज्यादा यूज होते हैं। माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम, और मिली कूलम का मतलब होता है 10 की पावर -3 कूलम। चलते चलते आगे और बात करते हैं हम लोग कि भाई ये करंट क्या चीज है, जिसकी चर्चा हमने इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनता है, यानी चार्जेस फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में से, तो उसका रेट क्या है फ्लो करने का। आइए पढ़ते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर। यानी करंट जब ज्यादा बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि चार्ज जल्दी निकल रहा है, यानी रेट बहुत तेज है। ठीक है ना, चार्जेस के बहने का रेट बहुत ज्यादा है। रेट बहुत ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। टाइम क्यों आया, क्योंकि हम रेट की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला, क्यू की जगह पर एनी डाल दिया, वो क्वांटाइजेशन वाला, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, एनी ओवर टी। तो ये भी फॉर्मूला कहीं कहीं जगह पर यूज हो जाता है, लेकिन क्यू अपॉन टी करंट का अपना निजी फॉर्मूला है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और 1 एम्पियर का मतलब होता है जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास कर रहा हो किसी भी कंडक्टर में से, तो 1 एम्पियर का करंट जो होगा वो कैलकुलेट होगा। करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि करंट के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती, लेकिन करंट की डायरेक्शन जरूर होती है। वेक्टर के लॉज को वो फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर ही है। माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर, और मेगा एम्पियर जो कि कम ही यूज होता है 10 की पावर 6 एम्पियर है, पॉजिटिव में है ये। चलते हैं और बात करते हैं हम लोग आगे की चर्चा, यानी कि एम मीटर। ये एम मीटर क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है किसी भी ब्रांच में सीरीज में कनेक्ट होकर के। जरूरी है कि सीरीज में ही कनेक्ट हो, इसकी वर्किंग ही कुछ ऐसी है, और जिस भी ब्रांच में ये कनेक्ट होगा उस ब्रांच का करंट ये कैलकुलेट कर लेगा। इस तरीके की इसकी शक्ल है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, और ये सुई जो होगी वो चलेगी आगे 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरीके से मेजर होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि भैया सर्किट दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। नाउ व्हाट इज ओपन सर्किट? ओपन सर्किट का मतलब है कि सर्किट पूरा बना ही नहीं, सर्किट एक तरह से खुला हुआ है, ओपन एंड है कहीं ना कहीं। और ओपन एंड अगर होता है तो करंट फ्लो नहीं करता। और
ऐसा स्विच लगा करके अगर यहां पर डॉट ना लगाया जाए तो इसका मतलब करंट नहीं चल रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। और यहां आप देख सकते हैं क्लोज सर्किट का मतलब हुआ कि भैया एक क्लोज्ड पाथ बन चुका है, और क्लोज पाथ बनता है तभी करंट चालू होगा, तभी करंट उसके अंदर चलेगा और बल्ब ग्लो करेगा। पढ़ भी सकते हैं आप, एन अनक्लोज ओपन स्विच थ्रू वायर विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और यहां पर डॉट जैसा कि आपको दिख रहा है, तो करंट यहां पर जरूर फ्लो करेगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे और बात करते हैं कि यार ये करंट फ्लो जो कर रहा है वो कर क्यों रहा है। तो करंट के फ्लो करने में बैटरी सबसे ज्यादा सहायता उसको कर रही है। तो बैटरी ऐसा क्या कर रही है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड कर रही है ना। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का वर्क डन है जो बैटरी करती है चार्ज के ऊपर, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। ऐसा लिखा हुआ है, देखो, वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, को हम वोल्टेज कहते हैं। ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट है, वी से डिनोट होती है। वोल्टेज का मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज है, चार्ज पर वर्क डन किया जा रहा है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बटा चार्ज, W बाय Q, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर 1 कूलम। बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन है, जैसी करंट की आपने पढ़ी थी। 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 जूल का काम किया जा रहा है 1 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हिला के रखने में। ऐसा यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इंफिनिटी से चार्ज लेकर के आ रहे हैं, किसी पॉइंट पर ला करके रखा, अगर 1 जूल का काम किया गया है 1 कूलम के चार्ज पर, तो वहां का पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अगेन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जैसा रखना रखो और काट पीट करके आंसर निकाल दो, टोटल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग एक ऐसे डिवाइस की जो वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टेज को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर। कैसे कनेक्ट होता है सर? ये बेटा एक पैरेलल डिवाइस है, किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस कनेक्ट होगा इस तरीके से, और वहां के 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल उठा लेगा, नाप लेगा, और ऐसे डिवाइस को बोलते हैं वोल्टमीटर। शक्ल कुछ इसकी ऐसी है, सेम बिल्कुल जैसा एमीटर था वैसा ही दिखता है ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज को कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसकी वर्किंग कुछ ऐसी है कि पैरेलल में इसको कनेक्ट आपको करना पड़ेगा, और अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज ये उठा लेगा और आपको दिखा देगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि करंट की डायरेक्शन कैसे डिनोट होती है। तो यार जिस तरीके से एक टैंक में आपने पानी ऊपर तक भर रखा है, और दूसरा टैंक जिसके अंदर आपने पानी नीचे रखा हुआ है, थोड़ा सा लेवल का फर्क है, तो हाइयर लेवल से लोअर लेवल में पानी अपने आप फ्लो करता है। आपको पानी को धक्का मारना नहीं पड़ता, पानी अपने आप ही धकेलता हुआ जाता है उस तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने एक जगह पर हाइयर पोटेंशियल एनर्जी बना रखी है, दूसरी जगह पर लोअर पोटेंशियल एनर्जी बना रखी है, सेम टू सेम बैटरी का भी जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाइयर पोटेंशियल की तरह एक्ट करता है, और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो लोअर पोटेंशियल की तरह एक्ट करता है। तो बैटरी का हाइयर और बैटरी का लोअर के बीच में करंट पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक फ्लो करेगा, जैसे पानी भी यहां पर हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो लिखा हुआ है सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पानी का फ्लो को हमने एनालॉजी से समझा रखा है करंट के फ्लो को। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि भैया सर्किट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए, और जिनकी हेल्प से आप सर्किट को ड्रॉ करोगे। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कुछ इस तरीके से है। कई सारे सेल कनेक्ट हो जाएंगे तो वो बैटरी बन जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव लगाना जरूरी है भाई। प्लग की ओपन स्टेट में अगर होगी, जैसा कि आपने पीछे देखा, तो करंट नहीं चलेगा। प्लग की क्लोज स्टेट में अगर होगी तो बीच में डॉट लगा होगा, करंट चलेगा। वायर अगर जॉइंट है, जॉइंट का मतलब कहीं टांका लगा रखा है, कहीं जॉइंट लगा रखा है, कहीं सोल्डर कर रखा है वायर को, तो भैया करंट यहां पर डिवाइड करता हुआ जाएगा, एक ही करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जॉइंट है तो करंट का पाथ डेविएट होगा और करंट बटेगा। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, अगर विदाउट जॉइनिंग वायर क्रॉस हो रही है तो आपने ऐसे कुदवा देनी है वायर ऊपर से। देखो कूद के वायर जा रही है, यहां का करंट यहां का अपना है, यहां का करंट यहां का अपना है, अपना अपना करंट दोनों में फ्लो करेगा, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके का है। रेजिस्टर या रेजिस्टेंस ये क्या होती है आगे जाकर के देखेंगे, ऐसा उबड़ खाबड़ रोड जैसी होती है, ऐसा इसका सिंबल होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट जो है वो ऐसी एरो से बना रखी होगी, या इस तरीके का एरो होगा, इसको रियोस्टैट कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम वेरी भी कर सकते हैं, बड़ा घटा सकते हैं। एम मीटर जो कि अभी अभी आपने देखा, उसका सिंबल कुछ इस तरीके का है, प्लस माइनस जरूरी है। वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ ऐसा है, प्लस माइनस अगेन जरूरी है। चलते चलते हैं आगे और बात करते हैं हम लोग कि यार ये ओम्स लॉ किस चिड़िया का नाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई। तो ओम्स लॉ हमको रिश्ता देता है किसका? वोल्टेज का और करंट का। लिखा हुआ है यहां पर बेसिकली इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो क्या रिश्ता है ये, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं।
रिश्ता कुछ इस तरीके का है कि करंट जितना भी फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी अप्लायंस में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है उसके अक्रॉस। यानी अगर आपने वोल्टेज ज्यादा लगाई है तो करंट मेरे भाई ज्यादा निकलेगा, अगर वोल्टेज कम लगाई है तो करंट भी उसी रेशियो में घट जाएगा। अगर वोल्टेज डबल होती है करंट भी डबल होगा, वोल्टेज ट्रिपल होती है करंट भी ट्रिपल होगा, वोल्टेज आधी होती है करंट भी आधा होगा, वोल्टेज जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगा। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन ऐसा ओम्स लॉ तभी लगेगा जब आप कंडक्टर को यूज करोगे, ओहमिक कंडक्टर को, और दूसरी बात आप टेम्परेचर जैसी कंडीशंस को कांस्टेंट रखोगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने दोगे, तब V इज प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू लगेगा, साथ में कांस्टेंट R लगेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू IR। यहां पर V का मतलब वोल्टेज है, I का मतलब करंट है, R का मतलब रेजिस्टेंस है। पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को, समझेंगे रेजिस्टेंस को कि क्या चीज होती है रेजिस्टेंस, जैसे कि आपके पीछे लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस की हिंदी होती है रुकावट। ये रुकावट किसके रास्ते में है? ये रुकावट बच्चों करंट के रास्ते में है। जैसे आपके भी सक्सेस के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं और आप उनको दूर करना चाहते हो, बिल्कुल सेम टू सेम करंट भी ऐसा ही चाहता है कि भैया अगर मुझे ज्यादा फ्लो करवाना चाहते हो तो रेजिस्टेंस को क्या करो, कम करो, रुकावटों को क्या करो, कम करो। लेकिन ये रुकावट हर बार कम करनी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम इसको अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। आगे जाके देखेंगे कैसे करते हैं। ये रेजिस्टेंस होती क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसकी वजह से by virtue of it opposes the flow of current through it is called resistance। यानी किसी भी करंट के फ्लो को रोकने के कारण से होने वाली जो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, उसी का नाम रेजिस्टेंस है। ऐसा यूनिट इसकी ओम होती है, ये इसका सिंबल है। और जिस तरीके से आपने V इज इक्वल टू IR पीछे फॉर्मूला देखा था, तो R को आप मॉडिफाई करके V बटा I भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना फॉर्मूला नहीं है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस और भी चीजों पर डिपेंड करती है, वो जाकर के आगे देखेंगे हम। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है अगेन, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि यार अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो वोल्टेज और करंट का, या करंट और वोल्टेज का, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन चढ़ता हुआ ग्राफ बनता है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन को डिनोट करता है, और करना भी चाहिए। V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और इसका स्लोप आपको हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, VI का, IV का नहीं। ये IV ग्राफ है, अगर आप इसको VI लिखते हो तो आपको इसका स्लोप रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा। चलते हैं आगे और बात करते हैं किन फैक्टर्स पर ये रेजिस्टेंस जिसकी बात हम कर रहे हैं वो डिपेंड करती है। तो फैक्टर नंबर 1 है भैया लेंथ। वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। सोचिए एक ऐसा बाजार है जिसमें से आप निकलना चाहते हो और बाजार बहुत लंबा है ना, तो आप समझते हो कितनी बार आप लोगों से टकराओगे। सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी लंबी तार में से गुजरने की कोशिश करता है तो देखता है भैया तार बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा रुकावट उसके अंदर देखने में आएगी। तो लंबाई ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, R इज प्रोपोर्शनल टू L। दूसरी बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि मोटाई। तो तार की लंबाई भी मैटर करती है, तार की मोटाई भी मैटर करती है। रेजिस्टेंस यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जिसका मतलब हुआ अगर तार मोटी है तो रुकावट कम होगी और करंट ज्यादा बहेगा। बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अगर तार की लंबाई ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां पर तार छोटी है रेजिस्टेंस कम होगी। यहां देखो तार भाई मोटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी। बात करते हैं और दो चीजों की, जिसमें से सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द मटेरियल और फिर आता है टेम्परेचर। ये नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है? देखो भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि लकड़ी पकड़ो भाई ये है ना, और इस लकड़ी में से करंट पास करके दिखाओ, तो क्या आप करके दिखा पाओगे? नहीं, क्योंकि उसकी रुकावट तो बहुत ज्यादा होगी। अच्छा अगर मैं उसकी लेंथ को छोटा कर दूं, एरिया को मोटा कर दूं, तो भी उसमें से करंट निकाल दोगे क्या? अरे नहीं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपने सब्सटेंस कौन सा यूज किया हुआ है, आपने मटेरियल कौन सा यूज किया हुआ है, और इसी बेसिस पर हम तीन तरीके से इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस को बाइफर्गेट भी करते हैं। सबसे पहले आता है कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर, अलॉयज भी होते हैं, और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जो करंट के फ्लो को अलाउ करता है, यानी करंट के फ्लो को चलने देता है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब यहां पर रेजिस्टिविटी से है बेटा। रेजिस्टिविटी होता है रोक पाने की क्षमता, आगे जाकर के देखेंगे हम, नेक्स्ट ही स्लाइड वही वाली है, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। लेकिन आप ये समझिए कंडक्टर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि वो रुकावट कम ऑफर कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसी है। यहां लिखा ना नेचर ऑफ द मटेरियल, उसका नेचर ही कुछ ऐसा है कि वो कम रुकावट उत्पन्न कर रहा है, रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, रुकावट कम कर रहा है।
सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है मीडियम लेवल की होती है, ठीक ठाक रोकते हैं। अलॉय भी ऐसा ही है, ठीक ठाक कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते। बात करते हैं इंसुलेटर की, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी इनकी रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा है। रोकने की क्षमता ज्यादा तो क्या करेगा, अरे ज्यादा रोकेगा। तो यही बात है कि इसकी लार्ज रेजिस्टेंस होती है तो एक करंट को कम जाने देते हैं। और चौथी बात हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे टेम्परेचर की, तो ये फोर्थ फैक्टर है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। फॉर्मूले के अंदर इसको हम नहीं लेकर के आते क्योंकि डायरेक्ट डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस पर नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी है तो आपने लिखनी है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, ये रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला है, आर प्रोपोर्शनल एल, अभी आपने देखा लेंथ बड़ी होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बड़ा होगा रेजिस्टेंस कम होगी। दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो बन जाता है आर प्रोपोर्शनल एल बाय ए, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आप यहां पर इक्वल टू लगा करके कांस्टेंट को लगाओगे और वो कांस्टेंट नेचर ऑफ द मटेरियल होगा, यानी कि सब्सटेंस की बात होगी, विच इज रेजिस्टिविटी। देखो लिखा हुआ रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। और फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, फॉर्मूला यहां से बन गया आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला है, निजी फॉर्मूला है, इन पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। चलते चलते आगे और बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी की जो हम चर्चा कर रहे हैं, रो से जिसको हम डिनोट करते हैं वो क्या चीज है। लिखा हुआ है इट रेफर्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। कब, जब आप लेंथ को भी 1 मीटर लो और एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर लो, यानी यूनिट लेंथ लो यूनिट एरिया लोगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बराबर आई जाएंगे, है ना। देखो ऐसा ही कुछ इस फॉर्मूले में है भी, एल को भी 1 ले लूं ए को भी 1 ले लूं तो आर और रो बराबर हो गए ना। तो ये तो एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, लेकिन रेजिस्टिविटी को अगर आपने समझना हो तो समझने के लिए आप ये सोच सकते हो कि रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रोक पाने की क्षमता, कितना ज्यादा कोई सब्सटेंस ऑफर कर सकता है रेजिस्टेंस को, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसा यूनिट ओम मीटर है, ये देखिए लिखा हुआ है ओम और मीटर। किन बातों पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है भाई नेचर पर और टेम्परेचर पर। मैंने आपको कहा था टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी नहीं है, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी के लिए नेचर भी और टेम्परेचर भी दोनों मैटर करते हैं। ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं कि भाई जो रेजिस्टिविटी होती है ये बहुत सारे मटेरियल्स की आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है और यहां स्लाइड पर भी लिखी हुई है, आपको याद नहीं करनी है, बस आपको एक बार नजर मारनी है कि क्या कह रही है। ये कह रही है कि सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगे फलाने ढिमकाने जो आपके मेटल्स हैं, दोज आर कंडक्टर्स, और अगर वो कंडक्टर होंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी। 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, -8, -8, -8, -8, आप देख सकते हो। अलॉय अगर होंगे, नाइक्रोम अलॉय, कॉन्सेंटन अलॉय, तो इनकी रेजिस्टिविटी बीच की बिच्छू होगी, है ना। 10 की पावर -6 है, यहां पर भी 98 जा रहा है, लगभग 100 के आसपास है, यहां भी 50 जा रहा है, तो ज्यादा ही है एज कंपेयर टू कंडक्टर। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स बट यस दे आर कंडक्टर्स, लेकिन ऊपर वाले क्या हैं, अच्छे कंडक्टर हैं। तो ये अलॉय है, बीच के बिच्छू टाइप काम ये करते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं यहां पर इन सेमीकंडक्टर्स की, तो आप देख सकते हो इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी और साइड पर है ना। और अगर आप नीचे ग्लास की बात करो, क्वार्ट्ज की बात करो, रबर की बात करो, तो इनकी रेजिस्टिविटी आप देख रहे हो 10 की पावर 13, 10 की पावर 17, 10 की पावर 9, ये बहुत ज्यादा है ना। कहां 10 की पावर -8, कहां 10 की पावर +17 जा रहा है। तो ऐसे डिसाइड होता है कि कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है ना, लेकिन हम कॉपर ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि कॉपर सस्ता है और एम्पल क्वांटिटी में, इसलिए सस्ता है। और सिल्वर महंगा है, वो आप समझते हो कि क्रेज ज्यादा है लोगों में, है ना, सोने और चांदी का, तो इसलिए भाव बढ़ता है उसका। इकोनॉमिक्स की बातें हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि भाई दो तरीके की सिस्टम होती है रेजिस्टेंस की, एक होती है सीरीज और एक होती है पैरेलल। बात करते हैं सबसे पहले सीरीज की। देखो सीरीज का खास ये है कि भैया इनका कनेक्शन जो होगा वो एंड टू एंड कनेक्शन होगा, साथ साथ चिपके चिपके कनेक्शन इसके होंगे। पढ़ भी सकते हो आप यहां पर, 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, साथ साथ चिपका करके अगर रेजिस्टर जोड़ रखे होंगे तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज की खास बात है कि इसके अंदर करंट कांस्टेंट रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड करती है। प्लीज इस बात को नोट कर लीजिएगा, जितनी वोल्टेज आप यहां पर लगाएंगे वो सब पर सेम नहीं जाएगी, इस पर कुछ और जाएगी, इस पर कुछ और जाएगी, इस पर कुछ और जाएगी। लेकिन करंट जितना भी सर्किट में बहेगा वो पूरी ब्रांच में सेम रहेगा। अगर करंट 5 एंपियर है तो इसमें भी 5 जाएगा, इसमें भी 5 जाएगा, इसमें भी 5 जाएगा और घूम के वापस 5 बैटरी में चला जाएगा। ठीक है ना, सीरीज में करंट सेम रहता है क्योंकि ब्रांच सेम है, पाथ सेम है, पाथ सेम होता है, करंट सेम होता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर
वोल्टेज डिवाइड करती है। बात करते हैं हम लोग पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या है, पैरेलल में यह है कि भाई हर रेजिस्टेंस ना इंडिविजुअली कनेक्टेड है किससे, बैटरी से। इसीलिए बैटरी सबको सेम वोल्टेज प्रोवाइड करती है, लेकिन करंट यहां पर डिवाइड होकर के जाता है, यानी एकदम उल्टा हिसाब है। यहां पर करंट सेम था और यहां पर करंट डिवाइड हो जाएगा तीनों में, ऊपर से I1 जाएगा, बीच में से I2, नीचे वाले में से I3 जाएगा, यानी बट जाएगा करंट, और बट करके फिर जुड़ जाएगा, वापस से I बन के बैटरी में जाएगा। पढ़ भी सकते हो आप, यहां पर दो या अधिक रेजिस्टेंस जो होंगी वो कनेक्ट होंगी साइमल्टेनियसली बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के साथ साथ सबके अपने अपने कनेक्शंस बैटरी के साथ होंगे, है ना। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया वोल्टेज सेम रहती है ना, बट करंट वेरीज, करंट क्या करेगा, तीनों में अलग अलग जाएगा। फॉर्मूले की जहां तक हम बात करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी इनकी टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R1 R2 R3, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, और सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे तो आपको आंसर मैक्सिमम मिलेगा, है ना। ऐड होता जाएगा तो आंसर ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा, तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको देखने में आती है सीरीज के अंदर। पैरेलल में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो यहां पर आपको जो रेजिस्टेंस देखने में आएगी वो मिनिमम देखने में आएगी। ऐसा भी सच है कि अगर आपने यहां पर अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखी है तो इनके जो आंसर आएंगे ना पैरेलल में, वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा, और सीरीज में अगर कनेक्ट कर रखी है तो आंसर बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे, ये तो एक्सपीरियंस की बातें धीरे धीरे आपको समझ में आई जाएगी। बात करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट की। देखो यार, ऐसा है किसी भी रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो करता है फॉर सम टी टाइम, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है ना। और उस हीट का जो फॉर्मूला है वो है I²RT। I का मतलब करंट है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है, R का मतलब रेजिस्टेंस, और T का मतलब टेम्परेचर नहीं है भाई, T का मतलब यहां टाइम से है, ठीक है। सबको आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा आपका एनर्जी जूल में, या हीट भी एनर्जी है वो भी जूल में आएगी। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है? हीटिंग इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जूल साहब ने ऐसा देखा कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ तो बहुत सारी टक्करें खाता है यार, है ना। बहुत सारी टक्करें अगर खाएगा, यानी रेजिस्टेंस को झेलेगा अगर, तो उसकी एनर्जी हर बार लूज होगी, और लूज होगी तो किस फॉर्म में निकलेगी, हीट के फॉर्म में निकलेगी। पढ़ भी सकते हो आप, पीछे लिखा हुआ व्हेन करंट फ्लोज द इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड व्हेन दे मूव कोलाइड विद ईच अदर, यानी टकराएंगे एक दूसरे से, और टक्कर होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। तो जूल साहब ने हमें ये लॉ दिया, और उसके बाद ये फॉर्मूला H इज इक्वल टू I²RT दिया, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यार, ये जो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल जाती है, क्या ये वेस्टेज है? क्या ये वेस्ट है? एसी भी तो ठंडक दे रहा होता है, लेकिन एसी के पीछे जाकर के देखो तो आप समझ सकते हो कि मेरी भावनाएं क्या है ना। आपने पंखे को छुआ होगा, पंखा घूमता है, पंखा तो हवा दे रहा है, पंखा तो ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, लेकिन पंखे को अगर आप बीच में से छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा, वार्म लगता है वो, है ना। कभी तो बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है, हाथ भी जलने का खतरा रहता है, तो ऐसे टच तो नहीं करना, लेकिन आप समझते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना। फ्रिज के पीछे आप जाओ, फ्रिज खाने को ठंडा रख रहा है, फ्रिज के पीछे जाओ, कितनी गर्मी होती है है ना। यानी ये जो गर्मी निकल रही है पीछे से, एसी के पीछे से, है ना, और फ्रिज के पीछे से, और मोटर बोलते हैं भाई गर्म होकर के फूक गई है, ये मोटर ही खराब हो जाती है, वीर एंड टियर हो जाता है इस हीट की वजह से। तो क्या इस हीट के केवल नुकसान ही नुकसान है क्या? फायदे नहीं है क्या? फायदे भी हैं, और हमने इसके फायदे उठाए भी हैं। जैसे कि आप जानते हो कुछ अप्लायंसेज हैं जो हीट पर वर्क करते हैं, है ना, उनके अंदर जो वायर यूज होती है दैट इज नाइक्रोम वायर। आपने सुना होगा आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, सर्दियों में लोग इसको यूज करते हैं भैया, है ना, गर्म हवा लगाने के लिए या फिर एयर को गर्म करवाने के लिए, है ना। तो इसके अंदर जो नाइक्रोम वायर है वो क्यों यूज की जाती है, उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको समझना है। नाइक्रोम असल में एक अलॉय है। अच्छा, फिर क्या होगा? अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, यानी रो सिंबल जो आपने देखा था वो ज्यादा होता है, इसकी रोकने की क्षमता ज्यादा है। रोकने की क्षमता ज्यादा तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न करेगा तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम कभी प्रेस यूज करते हैं भाई, सिलवटे हटाने के लिए, है ना, और बढ़िया से कपड़े क्या हो जाते हैं, इस्त्री हो जाते हैं हमारे, प्रेस हो जाते हैं हमारे। हीटर यूज करते हैं हम हवा को गर्म करने के लिए रूम की, सही बात है कि नहीं? तो ये हमारे फायदे की चीजें ही तो है, यहां कोई हीट वेस्ट थोड़ी ना जा रही है, हीट हमारे फायदे में आ रही है। आपने गीजर यूज किया होगा, आपने इलेक्ट्रिक रॉड यूज की होगी, आपने इलेक्ट्रिक केटल यूज की होगी, गर्मी से कितनी सारी चीजें हमारे काम में आती हैं, वो सब के अंदर नाइक्रोम का एलिमेंट लगा होता है, नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, ठीक है ना। और उसी से हम लोग
इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और अपने फायदे में यूज करते हैं। इसके अलावा भी एक जगह पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में यूज होते हुए हम लोग देखते हैं, वो है बल्ब के अंदर। बल्ब में जो आपको वायर दिख रही है बेटा, इसे बोलते हैं फिलामेंट। सारा काम इसी का ही है। फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ये मैं जितनी बातें बोल रहा हूं बेटा नोट करना, क्वेश्चन बनता है इनमें से। टंगस्टन बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? ज्वालामुखी का जो ज्वाला निकलता है ना अंदर से, लावा, उससे भी 1000 डिग्री ज्यादा ही है, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस। और लावा का कुछ होता है 1500-1800 के आसपास, लगभग 1000, लगभग 700-800 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का। यानी जिसमें उंगली डालोगे तो उंगली भी नहीं बचेगी, उसमें टंगस्टन डालोगे तो वो निकल के चमकेगा। ठीक है ना? तो ऐसा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया ताकि अपने अंदर ज्यादा वैल्यू की हीट को रिटेन करके रख सके और इसकी एनर्जी हीट वाली लाइट में कन्वर्ट हो सके, है ना? जो कि इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए ये लाइट को ग्लो करवाता है, मतलब खुद को ग्लो करवा के लाइट प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हो टंगस्टन वायर जो इसके अंदर क्या होती है, यूज होती है। ठीक है ना? लास्ट जो आपके सिलेबस की बात है वो है फ्यूज के अंदर भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो फ्यूज भैया आपके घर के बाहर बैठा है गार्ड है, आपकी गली के बाहर बैठा गार्ड है, आपके स्कूल के गार्ड भैया हैं, चौकीदार जितने भी लोग हैं, सुरक्षा में जितने भी लोग हैं हमारे डिफेंस सर्विसेज के अंदर, उन सब से आप सीख सकते हो कि फ्यूज का काम क्या है। तो फ्यूज असल में आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रक्षक है, रक्षा करने वाला है। ठीक है ना? ये कहां लगा होगा? ये मोहल्ले का अलग लगा होता है, गली का अलग लगा होता है, घर का अलग लगा होता है, और अप्लायंसेस का भी अपना अपना अलग अलग होता है। ये मैं आपको बता दूं, कई कई स्टेजेस के ऊपर सुरक्षा कवच का काम फ्यूज करता है। कैसे करता है? तो फ्यूज के अंदर एक वायर होती है जिसको बोलते हैं फ्यूज वायर। क्या काम है इस फ्यूज वायर का? फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? पहले तो बात करते हैं किस चीज की बनी होती है। ये फ्यूज वायर बनी होती है कॉपर निकल अलॉय की। इसके अलावा भी अलॉयज हो सकते हैं, लेकिन कॉपर निकल यहां पर ज्यादातर देखने में आया। कॉन्स्टेंटन अलॉय बोलते हैं, पीछे लिखा भी था वहां पर कॉन्स्टेंटन, है ना, जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। तो मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। कारण क्या है भैया? अगर पीछे से करंट ज्यादा आया, पीछे से हमला हो गया अगर करंट का, है ना, तो वो करंट आपके घर में घुस जाएगा, और करंट अगर घर में घुस गया तो भाई घर को भून देगा, है ना, घर के अप्लायंसेस को फूंक देगा, आग भी लग सकती है, जान माल का खतरा भी हो सकता है। उससे बचाने के लिए बाहर कौन बैठा है? बाहर फ्यूज बैठा है। ये खुद शहीद हो जाता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो खुद इसकी वायर जो होगी वो टाइम आने पर क्या होगी? पिघल जाएगी। इसलिए बोलते हैं फ्यूज उड़ गया। ये फ्यूज उड़ गया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो वायर है क्या कर गई? ये मेल्ट कर गई और सर्किट का ब्रेकडाउन हो गया। सर्किट एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो उसके बाद करंट नहीं चलेगा। ठीक है ना? यहां देखो टिन लेड अलॉय लिखा हुआ है, तो टिन लेड भी यूज कर सकते हैं, कॉपर निकल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी? बढ़ते बढ़ते बात करते हैं पावर की। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो पावर, जैसा कि हम लोग 9th क्लास से सुनते समझते आए हैं, वर्क एनर्जी नाम का चैप्टर था आपका, वहां भी आपने सुना समझा होगा कि जो पावर होती है इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड। तो पावर को हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर है, पावर वही है, ऐसा यूनिट भी उसकी वाट ही है। यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड या कंज्यूम्ड, यानी आप किस रेट से एनर्जी को खपत कर रहे हो, है ना, खा नहीं रहे हो ऑब्वियसली, आप अप्लायंसेस चला चला करके एनर्जी फूक रहे हो, है ना, तो एनर्जी जो ये फूक रही है ये एनर्जी का कंजम्पशन ही तो है ना, एनर्जी का कंजम्पशन ही तो हो रहा है। तो अप्लायंसेस क्या करते हैं? एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और उसके बेसिस पर आपको पैसा भरना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? वो भी बात करेंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। हर अप्लायंसेस की अपनी पावर होती है। 10 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, आपने सुना है, जितने घंटे वो चलेगा उस हिसाब से वो बिल निकल करके आता है आपके घर में महीने के महीने, है ना। ऐसा यूनिट पावर की होती है वाट, WATT, 9 में भी आपने पढ़ी थी, वैसी की वैसी है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 या 745 वॉट के। इंजन की कैपेसिटी ऐसे देखी जाती है ना, हॉर्स पावर में इतना हॉर्स पावर का इंजन है, पहले देखे जाते हैं, अब तो सीसी में देखते हैं इसको, है ना। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम है, और एनर्जी को पावर इंटू टाइम भी कह सकते हैं ना। पावर को एनर्जी अपॉन टाइम लिखोगे, टाइम को ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी पावर इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पावर के अपने फॉर्मूले भी हैं, ये डिराइव करवाए जाते हैं। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देखो, पूरा लेक्चर डला हुआ है, वहां पर जाकर के आप इसकी
डेरिवेशन भी सीख सकते हो, सारी डेरिवेशन उसके अंदर लिखवाई गई है, ठीक है ना। तो पूरा लेक्चर आपको देखना चाहिए। ये तो सिर्फ एक रिवीजन है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती तो डेरिवेशन यहां तो करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप नीचे लगे लिंक में जाकर के देख सकते हैं। जब ये लेक्चर एंड होगा, एंड स्क्रीन पर भी वो फ्लैश हो रहा होगा, वहां से भी आप इसको खोल पाएंगे। तो अभी जल्दी नहीं है, जब लेक्चर पूरा हो जाए ये वाला, इसके बाद आप वो वाला भी देख सकते हैं। तो पावर इज वी आई, पावर इज आई स्क्वायर आर, पावर इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये तीनों फॉर्मूले हैं, एक्सपीरियंस के साथ जहां जो लगता है वहां वो यूज करना पड़ता है अपने को, ठीक है। कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या है? तो भैया आप जो एनर्जी की खपत करते हो, आपने पंखा चलाया, आपने टीवी चलाया, आपने कंप्यूटर चलाया, आपका फ्रिज चलता रहता है, वॉशिंग मशीन हफ्ते में 2 बार चलती है, ये सबने एनर्जी खपाई है ना भाई, सबकी अपनी अपनी पावर है ना भाई। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके जो मीटर लगा हुआ आपके घर में बिजली का, वहां पर रीडिंग दिखाने लगेगा और रीडिंग नोट करके ले जाएगा बिजली विभाग का जो भी व्यक्ति आएगा, है ना। उसी के हिसाब से आपका बिल निकल करके आएगा, और जो बिल निकल करके आएगा वो इस यूनिट में निकल करके आएगा, किलोवाट आर। किलोवाट जो अप्लायंसेस की पावर थी, और आर आपने कितने कितने घंटे क्या क्या चलाया, वो कैलकुलेट करने का काम उस मीटर का है, और उसके बाद वो नोट करके लेके जाता है, और 1 महीने के बाद आपके घर में बिजली का बिल वो डाल देता है ना। ऐसा ही होता है ना। 1 किलोवाट आर का मतलब, क्योंकि एनर्जी की ही यूनिट है किलोवाट आर, पावर इंटू टाइम है बेटा ये, है ना। ये बराबर होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। ये कन्वर्जन आपको याद रखना चाहिए, बोर्ड में पूछा गया है और कन्वर्जन नहीं दिया होता, बच्चों को इसको जनरली याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग अपने इस लेक्चर का समापन करते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी कोटेशन मैं लेकर के आया हूं, बहुत अच्छा कोट है, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो भैया ध्यान रखना इस बात का, आपको अपने आप को खुद ही पुश करना है ना। आपकी मम्मी भी आपको 4 दिन जगाएगी, 5 दिन जगाएगी, 6 दिन 10 दिन जगाएगी, लेकिन आपको खुद से भी विल पावर बनानी है अपनी कि भाई मुझे यहां जल्दी उठना है, या जो भी आपकी आदत आपको छोड़नी है, जो नई आदत लगवानी है, उसके लिए आपको खुद को पुश करना पड़ता है। तो यस, इसी के साथ हम लोग अपने इस छोटे से एपिसोड को करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।